एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने पार्ट 1 देखा था, आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे लेबर लॉज इन इंडिया। तो आज का सेशन भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे लेबर लॉज, जैसे कल हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिटेल में डिस्कस की थी। लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि शुरू से लास्ट तक आप पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। लेबर लॉज इन इंडिया, रिफॉर्म्स, एक्ट्स एंड पॉलिसी। देखिए, लेबर लॉज इसलिए लाए गए हैं ताकि कुछ सर्टेन्स राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें हम लेबर के वर्क फोर्स पर, और साथ ही साथ उन ऑर्गेनाइजेशन पे जो लेबर को रिक्रूट करती हैं। तो दो कैटेगरी में हम लेबर लॉज को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कलेक्टिव लेबर लॉज और दूसरा होता है इंडिविजुअल लेबर लॉज। कलेक्टिव लेबर लॉज मतलब कि जो एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के बीच में, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, उसको जो गवर्न करता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव लेबर लॉज। वहीं जो रिलेटेड हैं टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ उसको कहते हैं इंडिविजुअल लेबर लॉज। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेबर पॉलिसी के, जिसको हम लेबर लेजिस्लेशंस भी कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। वहीं प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल वर्कर्स रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एट्सेट्रा। मतलब कि अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी इक्वली, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट, क्रीड या रिलीजन को लेके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉज देखते हैं। सबसे पहले तो आया था लेबर लॉ इन इंडिया, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। इसके तहत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी वर्कर्स को ताकि वो अपना खुद का यूनियन बना सकें और उसको रजिस्टर्ड कर सकें। तो रजिस्टर्ड यूनियन में क्या था उस टाइम पे कि अगर आपने यूनियन अपना रजिस्टर कर लिया है तो कम से कम 10% तो वर्कफोर्स रहना ही चाहिए आपका काम पे। अगर बाकी छुट्टी पे या फिर स्ट्राइक पे तो भी 10% तो हमेशा काम में इन्वॉल्व होना ही चाहिए। वो 10% इक्वल्स टू 100 है, मतलब कि या तो 100 या मिनिमम 10%। अगर 200 है तो फिर उसका 10% ऐसे। देन एम्प्लॉई एक्ट 1946। इस एक्ट के तहत हर एम्प्लॉई को जिस भी इंडस्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा वर्कफोर्स है, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्लियरली डिफ़ाइन करना है कि उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे एम्प्लॉय को, और मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ उनको पहले से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। देखिए, अगर इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट होंगे ही होंगे। डिस्प्यूट कैसे हो सकते हैं? डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है। तो इन सब को सेटल करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया 1947 में। डिस्प्यूट के रीजंस क्या होते हैं? डिस्प्यूट का रीज़न वेजेस से रिलेटेड हो सकता है, वर्क आवर्स से रिलेटेड होता है, और ऐसे ही काफ़ी अलग अलग रीजंस की वजह रीजंस हो सकते हैं इस डिस्प्यूट के। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, मतलब कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये सारे इंडिया में एप्लीकेबल था। सारी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे ये एप्लीकेबल था। देखिए, एम्प्लॉय किसको कहते हैं हम? कोई भी वर्कर जो कि हायर किया जाता है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। और वेजेस मतलब कि सारे रेम्यूनरेशंस इन टर्म्स ऑफ मनी, इसमें हम इंक्लूड करते हैं डीए, एचआरए और अदर फैसिलिटीज़ लाइक टीए, फूड, ग्रॉसरी। और इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? बोनस, पीएफ, ग्रेट्युटी, कमीशन, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं वेजेस में। तो सेटलमेंट करने के लिए क्या होता है? सेटलमेंट करने के लिए एक वर्क कमेटी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। वो जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो फॉर्म करेगी एक वर्किंग कमेटी। फिर अपॉइंट करता है गवर्नमेंट एक कंसिलिएशन ऑफिसर को। उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है? बाय नोटिफिकेशन टू ऑफिशियल गैजेट। फिर उसको या तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट करेंगे या फिर एक स्पेसिफिक एरिया के लिए। एरिया में एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं। तो उस कंसिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करनी है। कैसे सेटल करता है वो? बाय सेंडिंग द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये मतलब कि सेटलमेंट का उसको रिपोर्ट भेजना होता है गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर वो सेटलमेंट नहीं करवा पाता है तो भी उसको रिपोर्ट भेजनी होती है विद इन द 14 डेज़। और कंसिलिएशन ऑफिसर कैसे सेटलमेंट करवाता है, वो एक ऑफिसर होता है, उसके अंडर कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो सब मिलके सेटलमेंट कराते हैं। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। और सेटलमेंट में ये था कि कुछ प्रोविजंस हैं पेनल्टी के और फ़ाइन के। अगर कोई भी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं तो उस केस में फ़ाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है। देन वी मूव टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट सारी फैक्ट्रीज़ पे अप्लाई होता है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ पावर यूज़ करती हैं और उनके पास 20 या उससे ज़्यादा लोग हैं जिनको वो वेजेस देते हैं, तो ये उन सब पे एप्लीकेबल है। ये जो है स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन की जाती है। इसका जो मेन एम है वो है सेल्फ फाइनेंस इंटीग्रेटेड सोशल बेनिफिट्स टू वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी इन सब में आते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, विद न्यूमरस बेनिफिट्स उनको दिए जाने हैं। ये कवर करता है सिकनेस, मैटरनिटी, डेथ, डिसेबलमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस स्कीम के तहत अभी प्रेजेंट टाइम में 2 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कवर किए जा रहे हैं और उनके 750 करोड़ फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। प्लस 150 हॉस्पिटल्स हैं एंड 15,000 प्लस डिस्पेंसरीज़। ये सारे इंडिया में ये स्कीम एप्लीकेबल है। सारी इंडस्ट्री, कोई भी शॉप, इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज़, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कुछ स्पेसिफाई किया कि ये इंक्लूड नहीं हो सकती तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। अदरवाइज़ अब ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। एम्प्लॉयर्स अगर 10 हैं या उससे ज़्यादा हैं, अगर एक दिन भी आपने फाइनेंशियल ईयर में काम किया है तो फिर वो कवर होंगे इस स्कीम में। वंस कवर्ड विल ऑलवेज रिमेन कवर्ड। बेनिफिट्स क्या हैं इसमें? बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए हैं सिकनेस, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेथ, डिसेबलमेंट के केस में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, कैश इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, पार्शियल वेजेस भी दी जाती हैं। एम्प्लॉयर्स के केस में अगर उनका वर्क के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई पार्ट डिसेबल हो जाता है, मतलब कि हाथ कट जाए फैक्ट्री में, तो फिर उस केस में उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पहले से ही इंश्योर किया जाता है ताकि उनको इस बात की चिंता ना रहे काम करते वक्त और वो फोकस कर सकें अपने काम पर। अच्छा, इसमें रेट्स और लिमिट्स क्या हैं? तो अगर एम्प्लॉई जो है, मतलब कि पहला पार्ट है हमारे इसमें मतलब रेट एंड लिमिट्स में हमारे 3 पार्ट हैं। एक है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, दूसरा है वेजेस और तीसरा है कंट्रीब्यूशन रेट। पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की। अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 10 से कम एम्प्लॉयज़ भी हो जाते हैं, वो फिर भी अगर एक बार कवर हो गया ईएसआई में तो वो ईएसआई के अंदर कवर्ड रहेगा। वेजेस हम क्या कहते हैं? बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए को हम वेजेस कहते हैं। वेजेस में इसमें ईएसआई में कौन कवर होता है? जिसकी वेजेस 21,000 से कम है, सिर्फ वही लोग इसमें कवर्ड होते हैं। उससे ज़्यादा अगर वेजेस है तो नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर 21,000 आपकी वेज है, आप उसमें कवर हो, 21,000 से कम है, आप उसमें कवर्ड हो और बाद में जाके ग्रेजुअली आपकी इनकम उससे ज़्यादा हो जाती है तो 21,000 तक के जो आपकी इनकम थी उस पर आप कवर्ड रहोगे, उसके ऊपर नहीं। कंट्रीब्यूशन रेट प्रेजेंट टाइम में 6.5% है, जिसमें 1.75% कंट्रीब्यूशन रेट है वो है एम्प्लॉई वेजेस का है और 4.75% जो है इंटरेस्ट रेट वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप काम कर रहे हो तो आपकी तनख्वाह से सिर्फ 1.75% कटेगा, बाकी 4.75% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। देन वी मूव ऑन टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1 अप्रैल 1949 को इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सिक्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, प्रॉपर वर्किंग आवर्स प्रोवाइड कराना और बाकी बेनिफिट्स देना वर्कर्स को। ये प्रोवाइड करता है उन प्रिकॉशंस को भी कि पहले से प्रिकॉशन ले कि एक्सीडेंट्स ना हो, वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। ये सारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये मेन पॉइंट था हमारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। नाउ वी मूव ऑन टू द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948 विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्ट।
ये एडमिनिस्टर कौन करता था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ एंड EPFO। इसमें देखिए 3 स्कीम्स थी बेसिकली, अभी भी हैं। EPF 1952, ये है रिटायरमेंट सेविंग के लिए। सेकंड है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसको हम EPS भी कहते हैं, 1995, ये पेंशन रिलेटेड है। आप जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। देन थर्ड इज़ एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो आई थी 1976 में, ताकि अनटाइमली डेथ अगर हो जाए किसी एम्प्लॉय की तो उसको फैमिली मेम्बर्स को हम रिलीफ दे पाएँ। ये सारे ही इंडस्ट्रीज़ में जितने भी शेड्यूल्ड 1 ऑफ EPF एक्ट में आती हैं उनको कवर करता है। इसमें 180 प्लस इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 20 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। थिएटर के केस में 5 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो भी ये उस पर एप्लीकेबल होगा। इसमें इस एक्ट में वेजेस जो हैं 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें कवर होगे, वरना नहीं होगे। बेनिफिट्स क्या है इसमें? जो आप सेविंग्स करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इंटरेस्ट आपको वन ऑफ द हाईएस्ट मिलता है, 8% प्लस आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इस पर कोई भी टैक्स नहीं मिलता है, मतलब टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद आप विड्रॉ करना चाहते हो, मिनिमम 5 ईयर्स के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, या फिर मैच्योरिटी के टाइम आप विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे या फिर जो आपने डिपॉजिट किया है कोई भी आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना है। इसमें अनदर पॉइंट है बेनिफिट्स में कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं फुल EPF एंड EPS, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम 10 ईयर सर्विस आपका होना चाहिए। इमरजेंसी केस में आपको बेनिफिट मिलता है। इमरजेंसी केस क्या क्या हो सकते हैं? डेथ केस में, या फिर मैरिज, या फिर आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, तो वो सब आपको इसमें कवर हो जाएगा, आप उस केस में इसको विड्रॉ कर सकते हो। फिर है, मान लीजिए आपको किसी वजह से जॉब छोड़ना पड़ा और 2 महीने के अंदर आप जॉब नहीं ढूंढ पाते हो तो भी आप अपना PF विड्रॉ कर सकते हो। फिर है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के तहत। अगर मान लीजिए आपको रिलीफ पहुंचानी है, सडन डेथ हो जाती है, तो फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स को इसके तहत रिलीफ मिलती है। और यूनिवर्सल एक्सेस आ जाने के बाद, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आ जाने के बाद ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओल्ड एम्प्लॉयर टू न्यू एम्प्लॉयर, EPF ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। कंट्रीब्यूशन रेट क्या है? देखिए, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रेट है वो है 12%, और एम्प्लॉयर का जो होता है वो होता है 13.15%। लेकिन एम्प्लॉय का तो सिर्फ एक ही पार्ट होता है, 12% सीधा एक जगह जाएगा, वो सीधा एक जगह सेविंग कर देगा। लेकिन एम्प्लॉयर का जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 13.15% में 3.67% तो अब उसका EPF में जाता है, 8.33% कंट्रीब्यूशन उसका EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, 0.5% जाता है EDLI यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में, और 0.65% जाता है EPF एडमिन चार्जेस में। EPF एडमिन चार्जेस में मिनिमम 500 चार्ज होना चाहिए। अगर उसके स्ट्रेंथ उसकी वर्कफोर्स की अगर कम है और मिनिमम चार्जेस 500 नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए 170 चार्ज हो रहे हैं, तो भी उसको 500 पे करना ही पड़ेगा। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 58 प्लस हो जाता है तो उस केस में उसका EPS जो है यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वो 0% हो जाएगा, एम्प्लॉयर उसमें कुछ भी नहीं डालेगा, जो उसका 8.33% था वो उसकी जगह EPF में डाल देगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे ये एम्प्लॉय का जो रेट है वो 10% है। वो कहाँ पे है? अगर किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लेस देन 20 है और वॉलेंटरी कवरेज करा रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। अगर डिक्लेयर कर दिया है कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट को सिक यानी कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो अच्छी कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में भी 10% ही उसको देना है सेविंग्स में। फिर है, अगर फाइनेंशियल ईयर लॉस जो है उसका नेट वर्थ से ज़्यादा हो जाए या फिर उसके बराबर, तो भी 10% रेट ही रहेगा। और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि जूट, कॉयर, ब्रिक और गुआरगाम, उन इंडस्ट्रीज़ में भी 10% रेट ही एप्लीकेबल है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट विच इज़ माइंस एक्ट। माइंस इंडस्ट्रीज़ में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए लेके आया गया था 1952 में। फिर आया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। ये एक्ट लेकिन इफ़ेक्ट में आया था 1967 में। इसको लाने का उद्देश्य ये था कि जो
प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके लिए कुछ खास प्रोविजंस लेके आए जा सकते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके वेलबींग के लिए और उनके चाइल्ड के लिए। तो इसमें क्या था, इसमें उनको कुछ टाइम की लीव मिलती थी और उनको मिलती है अभी भी लीव, और प्लस उनको उनसे कुछ ऐसा हैवी काम नहीं कराया जाता था प्रेगनेंसी के टाइम। प्लस अगर वो लीव लेती हैं तो उनके वेजेस भी नहीं कटने हैं, उनको फुल में वेजेस मिलेंगे। तो उनका जो लीव है वो क्या था, देखिए अगर डिलीवरी हुई है जैसे आज उनकी, तो डिलीवरी के सिर्फ 6 महीने बाद तक उन्हें अपने काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनकी वेजेस नहीं कटेंगी। मैक्सिमम जो उनको मिल सकती है ना लीव वो है 26 वीक्स, जिसमें है 8 वीक्स तो डिलीवरी से पहले और 18 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी से पहले जब वो लीव लेते हैं तो उनको प्रेगनेंसी का प्रूफ देना होगा, और डिलीवरी के बाद उनको 48 आवर्स के चाइल्ड बर्थ के अंदर उनको सारा उनका वो मिल जाना था वेजेस, बस उनको चाइल्ड के बर्थ का प्रूफ दे देना है और कुछ नहीं। तो ये था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। फिर आया था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में। इस एक्ट के तहत कोई भी वर्कर किसी भी इंडस्ट्री में या तो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, मैनुअल काम कर रहा है, मैनेजेरियल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, कुछ भी, उसको ईयरली बोनस मिलेगा। फिर आया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इस एक्ट में था, ये प्रोहिबिट करता था कंपनीज को टेम्प्रेरी वर्कर्स अपॉइंट करने के लिए। वुमेन को परमिशन नहीं थी कि वो नाइट शिफ्ट में काम करें। और इसमें देन केम द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ये एक्ट 6 सितंबर 1972 को एग्जिस्टेंस में आया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशन में, तो ऑन हिज रिटायरमेंट उसको कुछ पेमेंट दिया जाना है, वो है ग्रेट्युटी। लेकिन अगर उसको मिसकंडक्ट पे या उसने कंपनी को कुछ नुकसान पहुंचाया या उसने कंपनी की प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचाया, तो उस केस में अगर उसका टर्मिनेशन हो रहा है तो उसको कुछ भी ग्रेट्युटी नहीं दी जानी है। लेकिन उसी एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी मिलनी थी जो फेयर तरीके से कंपनी से बाहर जा रहा था, लेकिन उसकी सर्विस मिनिमम 5 ईयर्स की होनी ही चाहिए। उससे कम है तो उसको कुछ भी ग्रेट्युटी नहीं मिलने वाली है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया अपने पास चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में क्या हुआ, ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल था। एक मिनट। मैंने कवर कर लिया है सब। अब हम आते हैं, हाँ, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ये इसलिए लेके आया गया था ताकि इलीगल चाइल्ड वर्क को रोका जा सके हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में जो कि काम करवाया जा रहा था उस टाइम पे बच्चों से, उसके लिए। तो चाइल्ड लेबर एक्ट तो पहली बात तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल था। उसके साथ ही साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो भी बच्चे 14 साल से नीचे के एज के हैं, कुछ जगहों पे उनसे काम नहीं करवाया जा सकता था। हज़ार्डस जगह पे उनको काम करने के लिए प्रोहिबिट किया गया इस एक्ट के तहत। और जो नॉन हज़ार्डस कंडीशंस हैं वहाँ पे वो काम कर सकते थे, लेकिन उसके लिए रेगुलेट करना था वर्किंग कंडीशंस। तो ये भी उसका ऑब्जेक्टिव था, टू रेगुलेट वर्क कंडीशंस इन नॉन हज़ार्डस प्लेसेस ऑफ वर्क। प्रोहिबिशंस क्या थे कि वो किसी भी नॉन हज़ार्डस जगह, वो हज़ार्डस वर्क जगह पे काम नहीं कर सकते और हैवी मटेरियल्स नहीं उठा सकते। हज़ार्डस जैसे कि टॉक्सिक वर्क कर रहे हैं किसी केमिकल फैक्ट्री में या माइंस में या फिर प्लास्टिक रिलेटेड, तो वो सब उनको प्रोहिबिट किया गया। रेगुलेशंस इसमें ये आए थे कि कोई भी बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर उसको काम करने के लिए बुलाया है और कह रहा है कि वो उसको काम देगा, अगर उसने उसको बुला लिया है, अगर वो 1 घंटा उसको वेट भी करा रहा है, तो वो भी उसके वर्किंग आवर्स में आएगा, इंक्लूड किया जाएगा इन 6 आवर्स।
और एक स्ट्रेच में मतलब कि एक साथ वो 3 घंटे से ज़्यादा बच्चा काम नहीं कर सकता। 3 घंटे के काम के बाद 1 घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है, उसके बाद फिर से 3 घंटे काम कर सकता है। और वीकली हॉलीडे प्रोवाइड करना भी इसमें प्रोविज़न लेके आया गया था। फिर रात के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक बैन था उसका काम करना। अगर कोई भी किसी को भी ऐसे बच्चे को काम करते हुए देखता है तो वो कंप्लेन कर सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के पास जाके। और एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर भी मेंटेन करना था जिसमें उसको चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क मेंशन करना है और रेस्ट पीरियड भी मेंशन करना है, प्लस नेचर ऑफ वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज़ गिविंग टू दोज चिल्ड्रन, वो भी मेंशन करना है। अगर किसी चाइल्ड की एज जो है वो डिस्प्यूटेड है, मतलब कि क्लियर नहीं है वो कितने साल का है, तो उस केस में मेडिकल अथॉरिटी की हेल्प ली जानी चाहिए। Child labor is prohibited in Part A and Part B of Schedule 1 of Part 3 of Child Labor Act 1986। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चाइल्ड लेबर है वो प्रोहिबिट है पार्ट ए एंड बी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। और अगर कोई भी इनका वायलेशन करता है तो पेनल्टी है। पहले जो पेनल्टी थी वो थी 3 महीने से 1 साल तक की जेल या फिर 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना या फिर बोथ। लेकिन अब इसको अमेंड करके कर दिया गया है 6 मंथ से 2 ईयर तक जेल हो सकती है और 20,000 से 50,000 तक का फ़ाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये था चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 और हमारा लेबर लॉज में इतना ही था। सारे लेबर लॉज हमने इसमें कवर कर लिए हैं, रिफॉर्म्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप वीडियो दोबारा देखिए, उसके बाद भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लस इसके आगे हमें पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस आएँ तो आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।